हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम लोग बीएससी की फर्स्ट ईयर की जो क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपका जो जेएनयू है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, सुनना, जेएनयू जोधपुर, ठीक है ना। इसका जो बीएससी फर्स्ट ईयर है यह स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोगों को पता है ना कि इस बार बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम पैटर्न ही चेंज हो गया है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, है ना। आपका एग्जाम पैटर्न ही चेंज हो चुका है और इस बार जो है आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। कैसे होगा? सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहे हैं। और आपका जो सेमेस्टर फर्स्ट है ना बेटा, सेमेस्टर फर्स्ट, इस सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर हम इस सेमेस्टर फर्स्ट को पहले स्टार्ट कर रहे हैं। इसका एग्जाम होगा ना पहले, तो इसको पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जो टॉपिक दे रखा है कौन सा? एल्गी। ये टॉपिक है एल्गी, बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर की जो बॉटनी है वो स्टार्ट कर रहा है। इसके अंदर जो बॉटनी के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर जो है एल्गी टॉपिक दे रखा है आपके सेमेस्टर फर्स्ट में, वो स्टार्ट करने वाले हैं। देखो एल्गी होती क्या है, एल्गी होती क्या है। सबसे पहले तो ये हम एल्गी को समझेंगे कि एक्चुअली एल्गी है क्या चीज़, है ना। तो समझना, यूनानी भाषा जो होती है ना, यूनानी भाषा, उसमें यूनानी भाषा के अंदर एल्गा का एक समकक्ष समानार्थक शब्द है। एल्गा से सिमिलरिटी दर्शाने वाला एक शब्द है। कौन सा शब्द है? फाइकोज। इससे सिमिलरिटी दिखाने वाला एक शब्द है फाइकोज, ठीक है। जिसका की मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है सीवीड्स। हिंदी में बोले तो सीवीड्स मतलब समुद्री खरपतवार। क्या बोलते हैं इसको? समुद्री खरपतवार, है ना। तो ये एल्गी है क्या? समुद्री खरपतवार है। क्या है एल्गी? समुद्री खरपतवार है। क्या समझ में आ रहा है? एल्गी क्या है? समुद्री खरपतवार है। इस समुद्री खरपतवार को हम एल्गी कह रहे हैं। अब देखो सुनना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। एक शब्द आप सुना होगा आपने, फाइकोलॉजी। कौन सा शब्द है? फाइकोलॉजी। याद आ रहा है कुछ? अगर सुना हुआ हो तो, या कहीं कहीं पर आपको एल्गोलॉजी शब्द भी सुना हुआ मिल सकता है। एल्गोलॉजी बहुत कम जगह सुनने को मिला होगा। फाइकोलॉजी तो आपको बहुत ज़्यादा जगह सुनने को मिल सकता है। देखो फाइकोलॉजी, इसको जो है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं शैवाल विज्ञान। अब आपको समझ में आ जाएगी हिंदी में क्या बोलते हैं। शैवाल विज्ञान। शैवाल विज्ञान के लिए ये शब्द यूज किया जाता है। आपको फाइकोलॉजी शब्द याद रखना है। देखो, विज्ञान की वह शाखा या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी कहलाती है। इंग्लिश में अगर तुम लोग लिखना चाहो तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विथ एल्गी। द ब्रांच ऑफ बॉटनी, साइंस की जगह बॉटनी भी लिख सकते हो। द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी डील्स विथ एल्गी कॉल्ड फाइकोलॉजी। बात समझ में आ रही है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विथ एल्गी, या द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी डील्स विथ द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी डील्स विथ एल्गी कॉल्ड फाइकोलॉजी। एल्गोलॉजी भी कहीं कहीं यूज होता है, इसका मतलब भी यही है, शैवाल विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी। समझ में आ रही है ना बात आपको? बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ मैं। अब देखो इसके फादर कौन है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फादर कौन है? फादर मतलब पिता, फाइकोलॉजी के पिता या फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? बताओ जरा। एक तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी भी कौन है, वो भी बता दो। इंडियन फादर कौन है और फादर कौन है, बताओ। देखो बहुत ही सिंपल सा आपको याद रखना है। अगर इसका आपको फादर ऑफ फाइकोलॉजी अगर आपसे पूछें तो, अगर फादर ऑफ फाइकोलॉजी पूछे तो एपी फ्रिच। और अगर फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी पूछे तो ओपी आयंगर। क्या नाम है? ओपी आयंगर। ओपी आयंगर, क्या नाम है? ओपी आयंगर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आयंगर। ओपी आयंगर, ये फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी है, ओपी आयंगर साहब। सॉरी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी या भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता। भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता कौन है? भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता जो हैं वो है ओपी आयंगर। और अगर आपको नॉर्मल वे में पूछे फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, देन एपी फ्रिच फादर ऑफ फाइकोलॉजी, है ना। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी ओपी आयंगर। अब सुनो, एल्गी जो है, आप क्या लिख सकते हो? तो एल्गी है क्या? अगर सिंपल भाषा में अगर कोई आपसे पूछे एल्गी क्या है,
एल्गी क्या है, तो आप लिखोगे सबसे पहले एल्गी जो है क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस बोले तो बोलो, बताओ क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस बोले तो, क्लोरोफिलस बोले तो इसका मतलब ये है प्रकाश संश्लेषी। जो खुद प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सके उन्हें क्या कहते हैं, क्लोरोफिलस। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिलस बोलते हैं, मतलब जो खुद प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सके। देखो यहाँ पर आप थोड़ा से शब्द आपस में मिक्स हो रहे हैं, आप ध्यान देना, PHYLLOUS, जो अपना खुद प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो अपना भोजन खुद बना सके, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण, ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण कर सके उन, या फोटोसिंथेसिस कर सके, ऐसे पौधे जो फोटोसिंथेसिस कर सके, क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये भी पढ़ेंगे हम, आप लोगों ने 12th के अंदर पढ़ रखा होगा। फोटोसिंथेसिस मतलब जो प्रकाश संश्लेषण कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके, ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे क्लोरोफिलस। तो एल्गी कैसे प्लांट है, क्लोरोफिलस, पहला चीज आ गया क्लोरोफिलस। उसके बाद में दूसरा सब जो फोटोसिंथेसिस हो गया, मतलब खुद का फूड खुद बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर दिया इन्होंने, इसका मतलब खुद का फूड खुद बना रहे हैं, है ना। तो उसके लिए उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी या ऑटोट्रॉपिक। क्लोरोफिलस हो गया ऑटो, क्या बोलेंगे बोलो, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक या हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, या इसको हिंदी में बोलेंगे स्वपोषी। ठीक है, अब उसके बाद क्लोरोफिलस हो गया, ऑटोट्रॉपिक एंड स्वपोषी हो गया। इसके अलावा और क्या होगा, नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर मतलब, नॉन वेस्कुलर मतलब बोलो, नॉन वेस्कुलर मतलब असंवहनीय, असंवहनीय। ठीक है, कैसे पादप है, असंवहनीय। इसके साथ साथ और कैसे हैं, थेलोफाइट्स, थेलोफाइट्स कैसे पादप हैं, थेलोफाइट्स कैसे पादप हैं, थेलोफाइट्स, थेलोफाइट्स मतलब, थेलोफाइट्स मतलब आपको इसको हिंदी में भी आप थेलोफाइट्स ही लिख सकते हैं, है ना। थेलोफाइट्स है अर्थात विदाउट ट्रू या विदाउट ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ। प्लांट के अंदर सत्य जड़, तना व पत्ती का अभाव होता है, ऐसे पादप को सुकायक या सुकायक प्रकार का या थैलोइड प्रकार का कहलाते हैं। उसको क्या कहते हैं, सुकायक प्रकार का या थैलोइड प्रकार का या थैलोफाइट्स कहते हैं। तो इसके अंदर विदाउट ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, क्या होगा, ना तो इसके अंदर ट्रू रूट होगा, ना ट्रू स्टेम होगा, ना ट्रू रूट, ना ट्रू स्टेम, ना ट्रू लीफ, ना तो सत्य जड़ होगी। इसका शरीर, कहने का मतलब ये है कि थेलोफाइटा वर्ड वहाँ यूज करेंगे जब पादप का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता, ऐसा तो वो थेलोफाइटा के अंदर अंतर्गत आते हैं। ऐसे पादप जिनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होते वो थेलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो वो समझना, जो प्लांट्स है ना बेटा, प्लांट्स थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, प्लांट्स हैं, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कुछ समझते हैं हम लोग, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन समझते हैं। तो प्लांट्स का मोटे मोटे तौर से अगर क्लासिफिकेशन करें तो इसको दो भागों में क्लासीफाई करेंगे मोटे मोटे रूप से। सबसे पहले बात करेंगे क्रिप्टोगैम्स, सबसे पहले बात करेंगे क्रिप्टोगैम्स, और उसके बाद सेकंड जो इसका क्लासिफिकेशन होगा वो होगा फेनेरोगैम्स। कौन सा होगा, फेनेरोगैम। जो फेनेरोगैम्स है ना बेटा, इन फेनेरोगैम्स के लिए एक शब्द और भी यूज किया जा सकता है, फेनेरोगैम्स के लिए एक शब्द और यूज किया जा सकता है, स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स भी वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि इसमें सीड बनते हैं इसलिए, है ना। फेनेरोगैम्स या स्पर्मेटोफाइट्स। जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं ना बेटा, क्रिप्टोगैम्स, ये क्रिप्टोगैम्स क्या होता है समझना, दूसरा कलर का पेन ले लेते थोड़ा अच्छे से समझना है। क्रिप्टोगैम्स क्या होता है वो समझना आप लोग।
ये ले लेते चलो। क्रिप्टोगैम्स होता क्या, कलर चेंज कर दिया हमने। क्रिप्टोगैम्स में सबसे पहले क्या बात लिखेंगे इसके अंदर, क्रिप्टोगैम्स जो होता है वो नॉन सीड, यानी कि इसमें सीड नहीं बनेगा, नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स, मतलब बीज नहीं बनेंगे, बीज नहीं बनाने वाले, बीज नहीं बनेंगे, इसके अंदर बीज नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है, पादप में बीज नहीं बनेंगे, सीड नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेंगे, नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स, पहली विशेषता। दूसरे की बात करें तो प्लांट और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट कह सकते हैं या और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। तो वो समझना इसको ध्यान से, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स that reproduce by spore, that reproduce by spores, या दूसरा क्या लिख सकते हैं, विदाउट सीड। देखो पहले चीज तो ये है कि इसके अंदर सीड बनेंगे ही नहीं, इसमें सीड बनेंगे नहीं। दूसरी चीज क्या लिखा है, प्लांट को या प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म को, या इनको पादप को या पादप जैसे जीव, ये क्या, पादप जैसे जीव जिसके अंदर की जनन जो है स्पोर द्वारा होता है या सीड के बिना होता है। क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर जो हिंदी में अगर लिखना चाहे, जनन स्पोर या बीजाणु द्वारा, किसके द्वारा, बीजाणु या इसको और क्या बोलते हैं, स्पोर लिख सकते हैं, स्पोर द्वारा होता है या बिना बीज के होता है, स्पोर द्वारा, जनन बीजाणु या स्पोर द्वारा या बिना बीज के होता है, इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, सुनना, इसका मतलब इसमें क्या एक समझना, इसका मीन्स जो होता है ना, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब से है वो है हिडन रिप्रोडक्शन। कैसा, हिडन रिप्रोडक्शन। हिडन रिप्रोडक्शन, इसका मतलब है हिडन रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि स्पोर द्वारा जनन हो रहा है, स्पोर द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, सीड बन नहीं रहे, इसलिए इसे हिडन रिप्रोडक्शन भी कहेंगे। और फिर उसके बाद जो है ये कैसे है, नॉन फ्लोरिंग प्लांट, तो समझना, नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स हैं, या इसको बोल सकते हैं नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, नॉन फ्लोरिंग प्लांट कह सकते हैं, या नॉन सीड नहीं बनते ना बेटा, सीड ऊपर ले लेते, थोड़ा आपको समझ आया, नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कह सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। क्या बोल सकते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। देखो इसको दोबारा समझना, आपने इसको दोबारा समझना। देखो क्रिप्टोगैम्स के अंदर हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है, नॉन सीड बियरिंग। देखो ये बियरिंग स्पेलिंग थोड़ा सा दूर लिख दी, आप चाहो तो बोले पास ली, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स ये कैसे हैं, इसमें बीज नहीं बनते। पहला क्या इसका है, नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स। जो क्रिप्टोगैम से इसमें सीड नहीं बनते तो ये नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स हो गए, बिना सीड बीजा वाले पादप, बिना बीज वाले पादप हो गए। फिर जो प्लांट, इनको प्लांट को या प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म को जो ये क्या करते हैं कि जो जनन करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो रिप्रोडक्शन स्पोर से करते हैं। किसे, स्पोर से करते हैं, है ना। इसमें रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, स्पोर से। इसमें स्पोर बनेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें सीड नहीं बनेंगे, यानी कि जनन या रिप्रोडक्शन जो है विदाउट सीड होता है। फिर जो हमने तीसरा पॉइंट लिखा, विदाउट सीड जनन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हिडन रिप्रोडक्शन हो रहा है, छुपा हुआ जनन हो रहा है, हिडन रिप्रोडक्शन हो रहा है। फिर इसके बाद हमने लिखा ये जो है नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स हैं। कैसे हैं, इसमें फूल नहीं बनेंगे और इसमें जो सीड भी नहीं बने, जब फूल नहीं बनेंगे तो सीड यानी कि बीज भी नहीं बनेंगे। और लास्ट में हमने लिखा ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, मतलब इसके अंदर स्पोर का प्रोडक्शन होगा। बात समझ में आ रही क्या, ये क्रिप्टोगैम्स। अब अगर क्रिप्टोगैम्स हम क्लासीफाई करें, क्रिप्टोगैम्स को अगर हम लोग क्लासीफाई करें, देखो क्रिप्टोगैम को हम कितना क्लासिफिकेशन करें, क्रिप्टोगैम को अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा,
3 भागों में इसको क्लासीफाई करेंगे। कितने भागों में करेंगे? करो क्लासिफिकेशन, कलर चेंज कर देते थोड़ा अच्छा लगेगा क्लासिफिकेशन, है ना। हाँ, ये लो, इसको 3 भागों में क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला कौन सा? सबसे पहले थेलोफाइटा, थेलोफाइट्स, थेलोफाइट्स, थेलोफाइट्स के बाद में सेकंड कौन सा आएगा? ब्रायोफाइट्स, और लास्ट में आ जाएगा टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ये जो थेलोफाइट्स है इसको आगे कलर चेंज करते और मजा आएगा थोड़ा, इसको हटा दे वापस। थेलोफाइट्स को आगे वापस 2 भागों में क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 भागों के अंदर इसको क्लासीफाई करेंगे। किसको? थेलोफाइट्स को। एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, तो ये एल्गी यहाँ से आ रहे हैं हमारे पास। एल्गी कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। एल्गी ऑटोट्रॉप्स है और फंजाई सेप्रोफाइट्स है। एल्गी खुद का भोजन खुद बनाते हैं, फंजाई मरे हुए जीवों को खाती, डेड ऑर्गेनिजम्स को खाती है ना। तो यहाँ से अपने पास ये एल्गी, तो ये एल्गी कहाँ आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है क्या? एल्गी हम कहाँ से, क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, उसकी विशेषता क्या है, वो कौन से ग्रुप का है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? हालांकि इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम इंट्रोडक्शन है, तो आपको कुछ इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दो, अगर आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दो। अब आपकी बात करेंगे फेनेरोगैम्स की। हम किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे फेनेरोगैम्स की। फेनेरोगैम्स में चलो यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेते हैं। ठीक है, फेनेरोगैम्स का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो इसको देखो, फेनेरोगैम्स को हम ये भी कह सकते हैं प्लांट्स डेट हैव सीड, ऐसे पादप जिसमें बीज सीड पाए जाते हैं। प्लांट्स डेट हैव सीड, तो हम लिख सकते हैं फेनेरोगैम्स के अंदर प्लांट्स डेट हैव सीड्स, है ना। ऐसे पादप जिनके अंदर बीज उपस्थित हैं, बीज उपस्थित जिसमें बीज होते हैं, ये बीज वाले पादप, इनको हम 2 भागों में बांटेंगे। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, इनको हम 2 भागों में क्लासीफाई करेंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फेनेरोगैम्स फर्दर क्लासीफाई इन 2 कैटेगरी, वन इज जिम्नोस्पर्म एंड अदर इज एंजियोस्पर्म। ये एक सिंपल सा आपका क्लासिफिकेशन था। अब जो है इस क्लासिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे कि एल्गी समझ में तो आगे है क्या। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग करेंगे कि इस एल्गी के जनरल कैरेक्टर देखने वाले हैं हम लोग। क्या देखने वाले हैं? जनरल कैरेक्टर देखने वाले हैं एल्गी के। तो हम लोग लिख सकते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी, एल्गी के सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी, हिंदी में बोले तो एल्गी के सामान्य लक्षण या शैवाल। एल्गी को क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। शैवाल के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी, शैवाल के सामान्य लक्षण। हम क्या डिस्कस करेंगे? इन दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। इन दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। एल्गी के सामान्य लक्षण पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें, इसका शरीर कैसा होता है, इसका शरीर की बात करें तो इस एल्गी होती कैसी है, तो देखो सुनना, ये एल्गी जो होती है ना, एल्गी, ये कलर चेंज करते थोड़ा अच्छा लगेगा। ये जो एल्गी हैं, ये एल्गी माइक्रोस्कोपिक हो सकती हैं। माइक्रोस्कोपिक बोले तो माइक्रोस्कोप से दिखने वाली, यानी कि सूक्ष्म होती। कैसे होती है? माइक्रोस्कोप से दिखने वाली बोले तो बहुत ही सूक्ष्मदर्शी होती। माइक्रोस्कोपिक, इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, कुछ एल्गी ऐसी होती है जो माइक्रोस्कोपिक होती है या सूक्ष्मदर्शी होती है। कुछ एल्गी ऐसी होती है जो एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर भी होती है। कैसी होती है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर बोले या एक कोशिकीय। कैसी भी ऐसी एल्गी मिल जाएगी आपको? एक कोशिकीय। ठीक है, कुछ एल्गी ऐसी होगी जो बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर भी होगी। तो ऐसी होगी मल्टी सेलुलर, तो एंड मल्टी सेलुलर लिख दो, एंड मल्टी सेलुलर बोले तो बहुकोशिकीय, सॉरी, बहुकोशिकीय। तो आपको एल्गी कैसी कैसी देखने को मिल सकती हैं,
आपको माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्मदर्शी एल्गी देखने को मिल सकती है, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय एल्गी देखने को मिल सकती है, मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय एल्गी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो एल्गी अलग अलग प्रकार की भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, मिलती है, होती है। और नॉर्मली इसका अगर आवास की बात करें, ये रहती कहाँ है, इसके हैबिटेट की बात करें, एल्गी जो है हमें मिलती किस जगह है, हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट्स कहें या आवास कहें इसका है, एल्गी का कौन सी किसकी बात करें, हैबिटेट्स कहें या हिंदी में बोले तो आवास, मतलब ये मिलती कहाँ है, रहती कहाँ है। तो देखो अगर इसके आवास की बात करें तो मुख्य रूप से जो एल्गी होती है ना वो एक्वाटिक आवास में रहती है। हालांकि इसके आवास को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसकी डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ मिलती है, किस किस अवस्था में मिलती है, सब पढ़ने वाला है। लेकिन मुख्य रूप से जो एल्गी है वो एक्वाटिक होती है। कैसी होती है, एक्वाटिक। एक्वाटिक बोले तो जलीय। कैसी होती है, जलीय, मतलब जल के अंदर उपस्थित रहती है। हालांकि स्थलीय एल्गी भी होती है, कुछ अनयूजुअल हैबिटेट्स भी मिलेंगे, अनयूजुअल है असामान्य आवास में भी मिलेगी, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो एल्गी होती है वो जलीय होती है, मुख्यतः जलीय होती है। कैसी होती है, मुख्यतः जलीय होती है। आप लिख सकते हो मुख्यतः जलीय होती है या मेनली एक्वाटिक फॉर्म में एल्गी आपको मिलेगी। अब एल्गी का जो शरीर की बात करें, इसका जो बॉडी होती है हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी कैसी होगी, ये थैलोइड प्रकार की होगी। कैसे प्रकार की होगी, थैलोइड प्रकार की होगी इसकी बॉडी। थैलोइड मतलब बताओ, थैलोइड प्रकार, थैलोइड मतलब हिंदी में अगर थैलोइड को बोले तो सुकायक। क्या बोलते हैं, सुकायक। इसकी जो बॉडी है वो सुकायक या थैलोइड प्रकार की होती है। अर्थात सुकायक या इसका मतलब यह है कि इसमें वास्तविक जड़ तनाव व पत्ती का अभाव होता है। इसमें वास्तविक जड़ तनाव पत्ती का अभाव होता है, मतलब ट्रू रूट, ट्रू लीफ एंड स्टेम क्या होते हैं इसके अंदर, एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इन सब का अभाव होता है। ना इसमें वास्तविक जड़ होती है, ना वास्तविक तना होता है। रूट मतलब जड़, रूट मतलब जड़, ना वास्तविक जड़ होती है, ना वास्तविक पत्ती होती है, और ना ही वास्तविक तना होता है इसके अंदर, है ना। तो जो एल्गी है इसका शरीर थैलोइड होता है। थैलोइड से तात्पर्य हमारा ये है कि वह पादप जिसका शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित ना हो, या वह पादप जिसके शरीर के अंदर वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं मिलते हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे इस प्रकार के शरीर को या इस प्रकार के पादप को थैलोइड प्रकार का पादप या थैलोइड प्रकार का शरीर बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर, देखो इस सिंपल प्रकार की एल्गी है, इसमें उत्तक विभेदन यानी कि टिश्यू डिफरेंशिएशन बात करें, उत्तक विभेदन नहीं होता। यानी कि इसके अंदर ना तो वेस्कुलर टिश्यू मिलेंगे ना मैकेनिकल टिश्यू मिलेंगे। वेस्कुलर टिश्यू मतलब संवहन ऊतक, मैकेनिकल टिश्यू मतलब यांत्रिक ऊतक। ये सिंपल पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बनी हुई होती है। एल्गी क्या होती है, सिंपल पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बनी हुई होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है टिश्यू क्या होते हैं, आप बता सकते हो टिश्यू क्या होता है। उत्तक, उत्तक क्या होता है, टिश्यू, उत्तक क्या होता है बताओ बेटा, उत्तक बोलते हैं ना, उत्तक कहो या क्या बोलते हैं, टिश्यू क्या होता है, उत्तक कहें या टिश्यू क्या होता है, कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक जैसा कार्य करें, है ना। तो इसमें इसके अंदर क्या होगा बेटा, अगर हम एल्गी की बात करें तो ये सिंपल पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बनी होती है। यानी कि इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू, देखो वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू बोले तो संवहन ऊतक। कौन कौन, ये दो भाग होते हैं ना बेटा, पता है आपको, संवहन ऊतक कौन कौन से होते हैं, आपको अगर याद हो तो इसके दो भाग होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। ये दो एब्सेंट होते हैं, क्या होता है, ये नहीं पाए जाते। संवहन ऊतक एल्गी के अंदर नहीं मिलेगा, ना ही मैकेनिकल टिश्यूज मिलेंगे। यांत्रिक ऊतक, यांत्रिक ऊतक क्या करता है, सहारा देने का काम करता है। तो पादप बड़े होंगे तो उनको सपोर्ट करने में यांत्रिक ऊतक की जरूरत होगी, उस पादप को सीधा खड़ा करने में। अब एल्गी का शरीर जो छोटा सा है ना, तो इसको यांत्रिक ऊतक की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं, जरूरत ही नहीं। लेकिन इसमें यांत्रिक ऊतक यानी कि मैकेनिकल टिश्यू कंप्लीटली, मतलब मैकेनिकल टिश्यू भी नहीं मिलेगा, ना इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन ऊतक भी नहीं मिलेगा, मैकेनिकल टिश्यू यानी कि यांत्रिक ऊतक भी नहीं मिलेगा। मैकेनिकल टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊतक। मैकेनिकल टिश्यू या बोले तो यांत्रिक ऊतक, क्या बोलते हैं इसको, यांत्रिक ऊतक। टू प्रोवाइड सपोर्ट, द मेन फंक्शन ऑफ मैकेनिकल टिश्यू टू प्रोवाइड सपोर्ट, लेकिन ये भी क्या होता है, कंप्लीटली एब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा, कंप्लीटली एब्सेंट होता है।
कंप्लीटली एब्सेंट होता है। इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं, ओनली पेरेन्काइमेटस टिश्यू, सिंपल प्रकार के टिश्यू जो होते हैं वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू पाए जाते हैं इसके अंदर। बाकी दूसरे मैकेनिकल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू का इसके अंदर कंप्लीट अभाव होता है। उसके बाद इसकी सेल वॉल की बात करें तो जो एल्गी है, एल्गी के अंदर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है एल्गी के अंदर? सेल वॉल जो होती है एल्गी के अंदर वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये तो आपको सिंपल भाषा में याद करना ही है। सेलुलोज हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेलुलोज ही बोलते हैं, अंग्रेजी में स्पेलिंग लिख देते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको हिंदी मीडियम में सेलुलोज ऐसे लिखना है, पर लिखना तो सेलुलोज ही है ना। दोनों ही लैंग्वेज में सेलुलोज ही बोलते हैं सेल वॉल को। तो सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति को, सेल वॉल को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? कोशिका भित्ति। सेल वॉल जो है, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती हैं। इसके एल्गी के अंदर जो फूड स्टोर होता है ना, जो भोजन संग्रहित रहता है या फूड स्टोर रहता है, स्टोर फूड जो है वो किस रूप में रहता है बताओ जरा? स्टोर फूड जो है एल्गी के अंदर वो स्टार्च के रूप में रहता है ना। स्टोर फूड जो है एल्गी के अंदर स्टार्च के रूप में मिलेगा आपको। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सुनना यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अगला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एल्गी का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोले या जनन अंग, हिंदी में क्या बोलते हैं? जनन अंग। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो नॉर्मली एक कोशिकीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो सामान्यतः एक कोशिकीय होता है, और कभी कभी बहुकोशिकीय भी होता है। और अगर बहुकोशिकीय है तो सारी कोशिकाएं जो हैं वो युग्मक या बीजाणु बनाती है। जो सारी कोशिकाएं हैं वो युग्मक या बीजाणु धनी का निर्माण करती हैं बहुकोशिकीय होने में। पर कारा इसका अपवाद है, तो आप लिख सकते हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है सामान्य कैसे होगा? सामान्य तो यूनिसेलुलर होगा। कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा। ठीक है, और अगर मल्टीसेलुलर है कैसा है? देखो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, कैसा होगा? एक कोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय सामान्य होगा एक कोशिकीय, और मल्टीसेलुलर मतलब होता है बहुकोशिकीय। अगर बहुकोशिकीय है तो सारी कोशिकाएं, अगर बहुकोशिकीय इस कंडीशन के अंदर, बहुकोशिकीय कंडीशन के अंदर सभी सेल क्या करेगी? बहुकोशिकीय तो सभी सेल क्या करेगी? या तो सभी सेल युग्मक बनाएगी, या सभी सेल युग्मक या बीजाणुधनी बनाएगी। सभी सेल युग्मक या युग्मक मतलब गैमेट्स, सभी सेल गैमेट्स बनाती हैं। और इसमें अपवाद जो है, अपवाद क्या है? अपवाद अगर बात करें जो ये रूल्स फॉलो नहीं करते वो है कारा। क्या है? कारा। इसको कारा पढ़ते हैं बेटा, ध्यान रखना, चारा नहीं कारा पढ़ेंगे। अपवाद जो है वो है कारा। बात समझ में आई क्या? सामान्य इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जनन अंग होते हैं एल्गी के अंदर, वो एक कोशिकीय होते हैं। पर अगर बहुकोशिकीय है तो सारे के सारे ही युग्मक या स्पोर बनाएंगे। ठीक है, सारे के सारे युग्मक या स्पोर बनाएंगे, लेकिन इसमें अपवाद जो है वो कारा है। अब इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन का जो टाइप है, रिप्रोडक्शन जो है, इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होगा? अगर बात करें रिप्रोडक्शन की बात करें, जनन किस प्रकार से होगा? रिप्रोडक्शन इसमें 3 टाइप से होगा। कितने? 3 टाइप से। 3 टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन कौन सा? 3 टाइप। नंबर 1 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, 3 टाइप रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलेगा। नंबर 1 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का हिंदी में कहते हैं जनन। क्या कहते हैं? जनन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कायिक जनन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कायिक जनन बोलते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है बेटा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अभी तक आपने 12th के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन के अंदर ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन को आपने पढ़ा है। अभी तक आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पढ़ा, लेकिन वास्तव में इनमें डिफरेंस होता है। हम डिटेल में पढ़ने वाले क्या डिफरेंस होता है ना। तो इसके अंदर जो एल्गी जो है, सेवाल जो है एल्गी है, इसमें 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन का टाइप होता है।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन जो है एल्गी के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। तीनों प्रकार से एल्गी जो है रिप्रोडक्शन करती हैं। अब एक और चीज़ सुनना है, जो मैन रिप्रोडक्शन के बाद जो क्या बनेगा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूजन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूजन होगा। भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक मेल गैमेट्स बनेगा, यानी कि मेल गैमेट्स बोलते हैं युग्मक, हिंदी में बोलते हैं युग्मक। मेल गैमेट्स बनेगा या नर युग्मक बनेगा, ठीक है। और ये फ्यूज होगा फीमेल गैमेट्स से। किससे फ्यूज होगा, फीमेल युग्मक से। गैमेट्स मतलब युग्मक, जब नर और मादा युग्मक फ्यूज होंगे, फ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है, नर और मादा युग्मकों का जो फ्यूजन हो रहा है, इस फ्यूजन के बाद सुनना, इस फ्यूजन के बाद बनेगा जाइगोट। इसको इधर ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको। समझो यहाँ पे, ये जो नर व मादा युग्मक मिले, इसका फ्यूजन और फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। इस जाइगोट बनने के बाद नर व मादा युग्मक का फ्यूजन हो गया, मेल व फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो गया, फ्यूजन के बाद बन गया जाइगोट, है ना। जाइगोट बन गया, क्या होगा, फ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं सलियन। क्या बोलते हैं, सलियन, है ना, हिंदी में बोलते हैं सलियन। जाइगोट को बोलते हैं युग्मनज बोलते हैं ना। जब दोनों का फ्यूजन हो गया, सलियन हो गया, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो गया, है ना, फ्यूजन होने के बाद बनता है जाइगोट, युग्मनज बनता है। और जो जाइगोट है, इस जाइगोट के से एम्ब्रियो नहीं बनता बेटा। यहाँ पर इस जाइगोट से जो क्या बनना था, एम्ब्रियो बनना था। इस जाइगोट से बनना था एम्ब्रियो, जाइगोट से बनना था एम्ब्रियो, है ना। भ्रूण क्या बोलते हैं हिंदी में, भ्रूण, है ना, एम्ब्रियो। लेकिन यहाँ पर जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता, क्योंकि इस जाइगोट में यहाँ पर हो जाता है मियोसिस। क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर हो जाता है मियोसिस। जाइगोट में हो जाता है मियोसिस। मियोसिस बोले तो अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन, है ना बेटा, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ जाइगोट में मियोसिस हो गया। मियोसिस होने के कारण इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता। जो जाइगोट में मियोसिस होता है इससे बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। इसके अंदर जाइगोटिक मियोसिस होता है। क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस होता है ना। ये जाइगोटिक मियोसिस होता है, इसके कारण इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता। जो लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, यानी सलियन से फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। उस जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता है एल्गी के अंदर। क्यों, क्योंकि उस जाइगोट के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है और सूत्री विभाजन हो रहा है। यानी कि इसके अंदर जो एल्गी के अंदर जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है। आप लिख सकते हैं जाइगोटिक मियोसिस आकर इन एल्गी के अंदर जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है। बोलो आ रहा है क्या समझ में? अरे आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दो। और हमारा, और बता रहा हूँ, देखो हमारा वीडियो के आने का, हमारा जो लेक्चर वाला वीडियो है ना, उसका आने का टाइम फिक्स नहीं है। तो आपको जब भी हमारा लेक्चर आए ना, जब भी हमारा लेक्चर आए और उसका 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन अगर चाहिए, बिफोर 30 मिनट अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आपका जो YouTube है, उस YouTube के ऊपर आपको 30 मिनट पहले, हमारा लेक्चर आने से 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप जो भी अपना काम करें वो काम खत्म करें और आ जाओ लेक्चर, कॉपी पेन उठा के और पढ़ लो, है ना। तो आप चैनल को, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, ताकि आपका, हमें उससे मोटिवेशन मिले और हम जल्दी से जल्दी नए वीडियो आपके लिए लेके आए। बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है? लाइक कर दो। सुनो। रिप्रोडक्शन का टाइप्स देख लिया, जाइगोटिक मियोसिस देख लिया, ठीक है, इसका जाइगोटिक मियोसिस देख लिया। और हाँ, इसका जीवन चक्र के अंदर 2 पीढ़ियाँ हैं, तो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती है ना, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र पाई जाती हैं। अब सुनो, आप सुनना, अब जो ये तो सारा देख लिया हमने, एक जनरल कैरेक्टर की बात की हमने, एल्गी की क्या बात की थी, जनरल कैरेक्टर की बात की थी। अब हम लोग जो इसे आगे बात करेंगे, इसके हैबिटेट की बात करेंगे, आवास की बात करेंगे। एल्गी ये जनरल कैरेक्टर तो यहीं तक कर देते हैं। इसका आवास की बात करें, आवास कहें या हैबिटेट कहें, आवास कहें या हैबिटेट्स, एल्गी का आवास या हैबिटेट्स। देखो, एल्गी मुख्य आवास को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं। क्या करेंगे? मुख्य रूप से एल्गी के आवास को हम 3 भागों में बांटेंगे। तो यहाँ चलो, यहाँ लिख देते हैं हैबिटेट्स आवास। हैबिटेट्स क्या हिंदी में बोले तो आवास, ठीक है, किसका? एल्गी का, है ना।
इसके आवास को हम 3 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 बोलो कौन सा, जो हमारा फेवरेट है एक्वाटिक, हमने पहले ही लिखा दिया था एक्वाटिक। एक्वाटिक आवास या जलीय, पहला कौन सा है, एक्वाटिक या जलीय। और जो दूसरा है वो कौन सा होगा, आपको टेरेस्ट्रियल या स्थलीय, टेरेस्ट्रियल या स्थलीय, टेरेस्ट्रियल या हिंदी में बोले तो स्थलीय। और जो तीसरा है वो है असामान्य आवास या एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट्स या असामान्य आवास, आवास। ठीक है, हमने तीन प्रकार के इसके अंदर आवास मिलेंगे। एल्गी जो है इसके आवास मुख्य रूप से 3 प्रकार के होंगे। मुख्य रूप से आवास तो जलीय है, एल्गी मुख्य रूप से तो जलीय होती है। फिर भी आवास के आधार पर एल्गी में आवास, अगर हम उसको आवास को देखना चाहें तो एल्गी के अंदर 3 प्रकार के आवास हमें देखने को मिल जाएंगे। पहला है एक्वाटिक या जलीय, दूसरा है टेरेस्ट्रियल और तीसरा है अनयूजुअल हैबिटेट्स, है ना। तो ये जो तीसरा है अनयूजुअल हैबिटेट्स, असामान्य आवास, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। ये कैसा है आपका, मोस्ट है, मोस्ट। ये तीसरा वाला मोस्ट है, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, है ना। और इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। इसको कब, जो अगला लेक्चर आएगा उसके अंदर देखने वाले हैं, है ना। इससे पहले वाले आज देख लेते हैं और इसको जो है अगले लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्वाटिक एल्गी की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एक्वाटिक एल्गी की। तो जो एक्वाटिक एल्गी है इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। एक्वाटिक एल्गी है, इस आवास को, एक्वाटिक जो आवास है इसको 2 भागों में बांटेंगे। या तो फ्रेश वाटर के अंदर एल्गी है या मराइन वाटर के अंदर एल्गी है ना। फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जलीय आवास वाली एल्गी, और मराइन मतलब लवणीय जलों वाली एल्गी, लवणीय है ना, समुद्री जलों वाली कह सकते हैं ना। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेश वाटर, और जो दूसरा इसका प्रकार होगा उस दूसरे प्रकार को क्या बोलेंगे, बोलो, मराइन वाटर। मराइन वाटर एल्गी या मराइन वाटर एल्गी क्या है, या इसको मराइन फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मराइन फॉर्म। वाटर एल्गी क्या है, या इसको हम मराइन फॉर्म्स भी लिख सकते हैं। एल्गी की कौन सी फॉर्म, मराइन फॉर्म्स भी लिख सकते हैं। तो फ्रेश वाटर के अंदर कौन सा आएगा, देखो फ्रेश वाटर में पेन चेंज करते थोड़ा मजा आएगा। फ्रेश वाटर की अगर बात करें, फ्रेश वाटर एल्गी की अगर हम बात करें, फ्रेश वाटर मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे स्वच्छ जलीय आवास। क्या बोलेंगे, स्वच्छ जलीय आवास वाली एल्गी, यहां बोलेंगे लवणीय, मराइन मतलब लवणीय जलीय आवास वाली, है ना। तो फ्रेश वाटर के अंदर कौन कौन सा आता है, देखो फ्रेश वाटर के अंदर एक तो पॉन्ड्स आते हैं, तालाब जो होते हैं ना, तालाब का पानी, पॉन्ड्स जो तालाब है वो, पुल जो है, पुल का पानी है वो भी फ्रेश वाटर के अंदर आएंगे। लेक जो है, लेक देखो खारा पानी मीठा पानी दोनों होती है, तो हम मीठा पानी वाली झील, लेक मतलब मीठा पानी वाली, है ना। लेक्स की बात कर रहे हैं, है ना। लेक्स के साथ रिवर की बात कर रहे हैं, रिवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिवर्स हैं, लेक्स है, झील हैं, रिवर्स मतलब नदी हैं, ये सारा स्वच्छ जलीय या फ्रेश वाटर के आवास के अंतर्गत आएगी। और मराइन वाटर के अंदर स्लाइन वाटर वाली आएगी। कैसे आएगी बेटा, स्लाइन वाटर वाले। स्लाइन मतलब नमकीन पानी। स्लाइन वाटर किसका होता है, समुद्र का, स्लाइन वाटर ऑफ, स्लाइन वाटर ऑफ द सी, ठीक है। तो देखो फ्रेश वाटर की बात है, स्लाइन वाटर ऑफ सी। मराइन फॉर्म में कौन सा आएगा, स्लाइन वाटर ऑफ सी, ठीक। और फ्रेश वाटर के अंदर पॉन्ड्स आ गया, पुल आ गई, लेक हो गई, रिवर्स हो गई, ये सारे स्वच्छ जल के जो स्रोत हैं, जो सोर्स है, फ्रेश वाटर के जो सोर्स है, पुल, पॉन्ड्स हैं एंड तालाब हैं, पुल्स हैं, लेक्स हैं एंड रिवर्स हैं, ये फ्रेश वाटर के सोर्स है। मराइन वाटर का सोर्स जो है वो सी है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं हम फ्रेश वाटर के बारे में। तो फ्रेश वाटर जो है, हाँ देखो फ्रेश वाटर आवास को आगे हम फिर इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। तो
फ्रेश वाटर है तो वो रनिंग चल रहा है या एक जगह पर स्थिर है। नदी है तो नदी के अंदर पानी चल रहा है तो उसे रनिंग वाटर कह देंगे। क्या कह देंगे? रनिंग वाटर। और अगर वो पानी एक तालाब में है तो एक जगह स्थिर है तो इसे स्टिल वाटर भी कहते हैं, स्टेगनेंट वाटर या स्टिल वाटर भी बोल देते हैं इसे। और नदी है तो नदी में पानी बह रहा है तो उसे बोलेंगे रनिंग वाटर। तो फ्रेश वाटर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फ्रेश वाटर जो हैबिटेट्स या फ्रेश वाटर की जो एल्गी है उस या फ्रेश वाटर हैबिटेट्स है तो उस फ्रेश वाटर हैबिटेट्स को फर्दर आगे 2 भागों में बांटते हैं, फर्दर क्लासीफाई इन 2 पार्ट्स। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स फर्दर क्लासीफाई इन 2 पार्ट्स या 2 भागों के अंदर इसको बांटेंगे। कौन कौन से 2 भागों का? एक तो रनिंग वाटर, देख सकते हैं रनिंग वाटर भाई बहता हुआ पानी कहाँ मिलेगा? नदी के अंदर मिलेगा, बहता हुआ पानी मिलेगा रनिंग वाटर में। या दूसरा स्टिल वाटर कह दे या स्टेगनेंट वाटर कह दे। क्या कहता है? या तो स्टेगनेंट वाटर बोल दे या स्टिल वाटर कहते हैं, स्टेगनेंट। स्टेगनेंट वाटर। जो रनिंग वाटर वाली जो है एल्गी, रनिंग वाटर यानी कि नदी वगैरह के, इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें, पेन चेंज करते हैं थोड़ा मजा आएगा। अगर इसके एग्जांपल देखें रनिंग वाटर एल्गी का अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो उसके अंदर देखो एक तो क्लेडोफोरा है। एग्जांपल के अंदर सबसे पहले लिखेंगे क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा, ठीक है, क्लेडोफोरा है। इसके अलावा उडोगोनियम है, उडोगोनियम, क्लेडोफोरा, उडोगोनियम, वॉलवॉक्स हैं, कारा है ना। ये सारे के सारे कैसे हैं? रनिंग वाटर के अंदर मिलने वाले हैं। ये सारे किस में मिलेंगे? रनिंग वाटर के अंदर। अगर स्टेगनेंट वाटर की बात करें उसके एग्जांपल अगर हम लोग देखें, स्टेगनेंट वाटर वालों का अगर एग्जांपल देखें, ठीक है, स्टेगनेंट वाटर वालों का एग्जांपल तो उसके अंदर हमें क्लेमाइडोमोनास मिल जाएगी। कौन से मिल जाएगा? क्लेमाइडोमोनास मिल जाएगा। हाँ, क्लेमाइडोमोनास मिल जाएगा। स्पाइरोगायरा मिल जाएगा, स्पाइरोगायरा मिल जाएगा, क्लेमाइडोमोनास मिल जाएगा, स्पाइरोगायरा मिल जाएगा। ये स्टेगनेंट वाटर के अंदर हमें मिल जाएंगे। ये इसके एग्जाम्पल है। तो फ्रेश वाटर habitats further classify in 2 category. One is running water habitats, another is stagnant water habitats. In the case of running water habitats, example कौन कौन से रनिंग वाटर या जो बहते हुए पानी है ना, रनिंग वाटर हैबिटेट्स क्या है, या वाहित जल युक्त आवास कह सकते हैं। और रनिंग वाटर है ना, यानी उसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्लेमाइडो ओडोगोनियम है, कारा है, क्लेडोफोरा है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और स्टेगनेंट वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी है, अगर उसकी बात अगर लोग हम करें तो क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगायरा है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बात करेंगे मराइन फॉर्म की। अब हम किसकी बात करेंगे? मराइन फॉर्म की। फ्रेश वाटर वाले एल्गी को हमने देखा, अब बात कर रहे हैं मराइन फॉर्म। मराइन फॉर्म के अंदर हमें पता है इसके जो एग्जाम्पल होते हैं ना, इसके एग्जाम्पल देखें अगर मराइन फॉर्म का कलर चेंज करते हैं, चलो मराइन फॉर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मराइन फॉर्म के अंदर एक तो फियोफाइसी और रोडोफाइसी जो है ना, इसके जो मेंबर होते हैं वो मराइन फॉर्म में मिलेंगे हमें, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर। फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। फियोफाइसी और रोडोफाइसी के जो मेंबर हैं हमें इसमें मराइन फॉर्म में अंदर मिलते हैं। फियोफाइसी के मेंबर की बात करें तो एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, ठीक है। इसके अलावा और अगर बात देखना चाहें आप तो सार्गेसम देख लो, फियोफाइसी का मेंबर सार्गेसम, सार्गेसम, ठीक है। एक्टोकार्पस है, सार्गेसम है, आप फ्यूकस भी देखना चाहो तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर रोडोफाइसी के मेंबर की अगर बात करें तो पॉलीसाइपोनिया, पॉलीसाइपोनिया है ना, ये मराइन वाटर के फॉर्म के एग्जाम्पल है।
जो ये मराइन वाटर के अंदर जो एल्गी होते हैं, ये उसमें फ्री रूप से फ्लोट करते हैं या किसी बेस से अटैच होते हैं। इस बेस पे वो एल्गी फ्री रूप से फ्लोट कर रही है, पानी के अंदर मुक्त रूप से तैर रही हैं, या किसी बेस से अटैच है। इस बेस पे जो है मराइन फॉर्म को भी फर्दर दो भागों में डिवाइड करेंगे। मराइन फॉर्म के अंदर जो एल्गी हैं सॉरी, वो पानी के ऊपर फ्री रूप से तैर रही है, तो उसे बोलेंगे फ्री फ्लोटिंग एल्गी। तो इसको क्लासीफाई करो, इसको फर्दर दो भागों में क्लासीफाई करेंगे हम लोग, इसको मराइन फॉर्म को। एक कौन सी होगी? पहली होगी फ्री फ्लोटिंग, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग है तो ऊपर कर लेते हैं, या तो ये फ्री फ्लोटिंग है, फ्री फ्लोटिंग है यानी कि पानी के अंदर मुक्त रूप से तैर रही है। तो उसका एग्जाम्पल हमें कौन से मिल जाएगा? एग्जाम्पल अगर इस फ्री फ्लोटिंग वाले का लोग अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। क्लेमाइडोमोनास है, फ्री फ्लोटिंग में स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा है, ये फ्री फ्लोटिंग के एग्जाम्पल है। और जो दूसरा इसका टाइप है फ्री फ्लोटिंग का, जो सेकंड वाला है, जो किसी बेस से अटैच रहेंगे, उसे क्या लिखेंगे? अटैच टू ए सबस्ट्रेट, लिख लो, अटैच्ड टू ए सबस्ट्रेटम, ठीक है, विथ द, लिखो पूरा ही लिख दो, विथ द हेल्प ऑफ with the help of an attachment disc, with the help of an attachment disc, क्या नाम है उसका? नाम बताओ। नाउन एज होल्ड फास्ट, अटैचमेंट डिस्क नाउन एज होल्ड फास्ट, HOLD है ना, HOLD, नाउन एज होल्ड फास्ट। ओके भाई, ये फ्री फ्लोट नहीं है, ये किसी डिस्क की हेल्प से बेस से चिपकी हुई है। उस डिस्क को क्या अटैचमेंट डिस्क, उसको क्या बोलेंगे? अटैचमेंट डिस्क को होल्ड फास्ट, है ना। फ्री फ्लोटिंग तो पानी के अंदर फ्री रूप से तैर रही है, मुक्त रूप से तैर रही है, इसको बोलते हैं मुक्त प्लावी। फ्री फ्लोटिंग को क्या बोलते हैं? मुक्त प्लावी, हिंदी के अंदर बोलते हैं मुक्त प्लावी, ठीक है। फिर और दूसरी जो होती है वो अटैच किसी बेस से सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है एक अटैचमेंट डिस्क की हेल्प से, उस अटैचमेंट चिपकी हुई रहती है अटैचमेंट डिस्क की हेल्प से, उसकी डिस्क की हेल्प, उस डिस्क को क्या बोलेंगे? होल्ड फास्ट। वो किसी सबस्ट्रेटम से होल्ड फास्ट सेल की हेल्प से चिपकी हुई रहती है। तो जो मराइन एल्गी हैं, ये दो प्रकार की आपको मराइन एल्गी मिल जाएगी, या तो फ्री फ्लोटिंग वाली मिल जाएगी या किसी सबस्ट्रेटम से होल्ड फास्ट की हेल्प से चिपकी हुई एल्गी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो उडोगोनियम यूलोथ्रिक्स, एग्जाम्पल की बात करें किसकी? जो अटैच हुई है किसी बेस से चिपकी हुई है, तो उडोगोनियम है, उडोगोनियम के अलावा यूलोथ्रिक्स, ये दोनों बेस से चिपकी हुई मिलेगी आपको। बात समझ में आ रही है? अब इसमें कुछ और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, देखो समझ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सुनना, मैं आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनवा रहा हूँ, लिखना। मैनी एल्गी टुगेदर विथ अदर सिमिलर organism form free floating colony on the surface of water, which are called
क्या बोलेंगे इसको? वाटर ब्लूम। क्या बोलेंगे? वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स या तो वाटर ब्लूम कहेंगे या वाटर ब्लूम कहेंगे या फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहेंगे। देखो क्या कहें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन थी इसलिए आप लोगों को लिखाई कि एल्गी जो है ना वो साथ साथ एल्गी लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो साथ साथ आते हैं और साथ साथ आकर एक कॉलोनी नुमा संरचना बना देते हैं। साथ साथ एल्गी जो है साथ साथ आएगी और कॉलोनी नुमा संरचना बनाकर पानी की सरफेस पर तैरती रहती है। बहुत समान प्रकार की एल्गी समान प्रकार की जो एल्गी जो है पानी की सतह पर एक कॉलोनी बना देती है और इस कॉलोनी जो बना देती है पानी की सतह के ऊपर, इसे क्या कहेंगे? या तो वाटर ब्लूम कहते हैं, क्या कहते हैं? वाटर ब्लूम, है ना, या फिर इसको बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्या बोलेंगे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स, है ना। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, डेफिनेशन थी, इसलिए मैंने आपको लिखा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है ना, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। दे मे बी टू टाइप्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स या वाटर ब्लूम क्या होंगे? दे मे बी टू टाइप्स। दे मे बी टू टाइप्स। किस आधार पे बटे हुए? कि जो फाइटोप्लैंक्टन या वो जो वाटर ब्लूम है, जो सरफेस के ऊपर ये एल्गी तैर रही है, पूरी एक कॉलोनी बना दी है, पूरी सतह पानी की पूरी सतह ही एल्गी से ढकी हुई है, उसे क्या बोलेंगे? कॉलोनी। तो पानी है, पानी की पूरी सतह पर एल्गी फैली हुई है, इसे क्या बोलेंगे? कॉलोनी बोलेंगे। तो ये जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी को, ये जो कॉलोनी ये दो प्रकार की हो सकती है। वाटर ब्लूम, इस कॉलोनी को हम बोलते हैं वाटर ब्लूम या फाइटोप्लैंक्टन। ये दो प्रकार से हो सकती है। कुछ एल्गी ऐसी जो शुरू से ही फ्री फ्लोटिंग मुक्त रूप से तैर रही है, कुछ एल्गी ऐसी है जो शुरू से ही मुक्त रूप से तैर रही है, और कुछ एल्गी ऐसी है जो शुरू में किसी सबस्टेंस से अटैच है, शुरुआत में कहीं अटैच्ड है, वो किसी बेस से सबस्टेंस से अटैच्ड है, लेकिन बाद में लाइफ के जो कुछ समय बाद वो वहाँ से अटैच से वहाँ से फ्री हो जाती है और फिर वो फ्लोटिंग स्टेज में आ जाती है। कुछ तो शुरू से ही फ्लोटिंग स्टेज में, और कुछ ऐसी जो शुरू में किसी बेस से अटैच है, सबस्टेंस से अटैच है, और बाद में वो फ्री फ्लोटिंग स्टेज में आती है। तो ये दो प्रकार में इनको बांटते हैं। तो इसका पहला प्रकार कौन सा होगा? सुनना, इसको जो है ना आगे दो भागों में बांटेंगे। किसको? फाइटोप्लैंक्टन या वाटर ब्लूम को। यू प्लैंक्टोफाइट्स, सबसे पहले बात करेंगे यू प्लैंक्टोफाइट्स, और दूसरा है डाइकोप्लैंक्टोफाइट्स। डाइकोप्लैंक्टोफाइट्स, देखो इसमें समझना, यू प्लैंक्टोफाइट्स और टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स। जो यू प्लैंक्टोफाइट्स है, कलर चेंज कर लेते हैं, जो यू प्लैंक्टोफाइट्स है, मैंने आपको बताया अब इसकी लाइफ की शुरुआत से ही जो बनते हैं उसमें स्टार्टिंग कंडीशन से ही ये फ्री फ्लोटिंग रहते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हैं एल्गी इन दिस फाइटोप्लैंक्टन्स आर नेवर अटैच्ड, कि कहीं भी कभी भी अटैच नहीं रहते। दे आर फ्री फ्लोटिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, दे आर फ्री फ्लोटिंग फ्रॉम वेरी बिगनिंग। तो लिख दो प्ले आप चाहो तो, दे आर फ्री फ्लोटिंग, कब से कर रहे हैं? फ्री फ्लोट कर रहे हैं, फ्रॉम वेरी बिगनिंग। दे आर फ्री फ्लोटिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ठीक है। और ये जो दूसरा जो है टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स, ये क्या करेंगे? ये जीवन की अपनी शुरुआती अवस्था में किसी सबस्टेंस से अटैच रहेंगे और बाद में जो है ये फ्री फ्लोटिंग हो जाएंगे। तो अगर हम इस यू प्लैंक्टोफाइट्स के एग्जाम्पल की अगर बात करें, यू प्लैंक्टोफाइट्स का अगर एग्जाम्पल की बात करें यू प्लैंक्टोफाइट्स की, है ना, तो एक तो क्लेमाइडोमोनास मिल जाएगा आपको। वो क्या मिल जाएगा? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास हो गया। दूसरे की बात करें तो वोल्वॉक्स है, ठीक है। और अगर टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स की अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें
इसके टाइकोपेंथोफाइट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो सम स्पीसीज जो हैं, सम स्पीसीज ऑफ स्पायरोगायरा इसके अंदर मिल जाएगी, स्पायरोगायरा के कुछ स्पीसीज मिल जाएगी, ओडोगोनियम की मिल जाएगी, ओडोगोनियम की मिल जाएगी, इसमें भी नोस्टॉक की भी मिल जाएगी, है ना, ये सारी इसमें मिल जाएगी। मतलब ये इन दिस फाइटोप्लैंक्टन ये क्या करेंगे, इनिशियल अवस्था में अटैच रहेंगे, एल्गी अटैच रहती है, लेकिन बाद में जो है ये फ्री फ्लोटिंग हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है। अब एक और चीज़ सुनना, ये जो वाटर ब्लूम है ना बेटा, वाटर ब्लूम ये क्या करते हैं कि नाइट के समय वाटर ब्लूम जो हैं ये क्या करेंगे कि जो वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ना, वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन उसको रेस्पिरेशन में यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या करती है कि सरफेस के ऊपर पूरी कॉलोनी में फैल जाती है, जिससे जो एनवायरनमेंट वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन है, फ्री ऑक्सीजन है, वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है ना। एक तो सरफेस के ऊपर फैल गई, जिससे एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पा रही, एनवायरनमेंट में जो भी ऑक्सीजन है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ रही, मतलब वातावरण की ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं घुल रही है। दूसरी जो पानी के अंदर, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो भी ये रेस्पिरेशन के रूप में यूज कर रही है। क्या कर रही है, जो पानी के अंदर रेस्पिरेशन है ना, उसको भी ये रेस्पिरेशन के रूप में यूज कर रही है, ठीक है। अब उसको भी जब इसने रेस्पिरेशन के रूप में यूज कर लिया, तो जो पानी के अंदर जो एक्वाटिक एनिमल या दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स है ना, उसके लिए उसको डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उनके लिए डिजोल्व ऑक्सीजन की जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म उनके लिए अनफेवरेबल एनवायरनमेंट बन गया है उसके अंदर। बात समझ में आ रही है ना। आपने बीओडी वगैरह अगर 12th के अंदर पढ़ा हो तो जब पानी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि बीओडी बढ़ जाती है, तो ये वाटर ब्लूम ऐसा करते हैं। बोलो आया क्या समझ में, ये वाटर ब्लूम ऐसा करते हैं। अच्छा, एक सी चीज़ और सुनना, एक वर्ड और आपने सुना होगा, कलर चेंज करूँ थोड़ा अच्छा लगेगा, एक वर्ड सुना होगा, याद करो, हाँ चलो, फाइटो फाइटोबैंथोस क्या होता है भाई, जो ये एक्वाटिक एल्गी है ना, मेरी बात सुनना कि सॉरी, जो पॉन्ड्स हैं या सी हैं, उसकी जो किनारों पर जो रॉक्स होती है, चट्टानें होती है, इन चट्टानों के ऊपर जो एल्गी मिलती हैं हमें, पॉन्ड्स हैं, सी हैं, इसके जो किनारों पर चट्टानें हैं, चट्टानों जहाँ पानी आ रहा है, चट्टानों पे मिलने वाली एल्गी को हम क्या बोलते हैं, फाइटोबैंथोस बोलते हैं। इनकी जो इनमें जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों में मिलने वाली हम कह सकते हैं, मैनी एल्गी आर फाउंड अटैच टू द रॉक्स अलोंग द एज ऑफ लेक्स एंड सी, है ना। जो लेक और सी है उसके जो एज है, एज के ऊपर जो रॉक्स है, उस रॉक्स के ऊपर मिलने वाली एल्गी को हम क्या बोलते हैं, फाइटोबैंथोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइटोबैंथोस। अब सेकंड टाइप पढ़ने वाला है एल्गी का, हम क्या पढ़ेंगे, अब सेकंड टाइप पढ़ेंगे। सेकंड टाइप कौन सा है, टेरेस्ट्रियल। सेकंड टाइप है इसका टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल एल्गी बोले तो स्थलीय, या इसके लिए एक दूसरा शब्द और आपको मिल जाएगा, टेरेस्ट्रियल एल्गी, एडेकोफाइट्स एल्गी, है ना। तो इसको अगर हम मुख्य देखो, जो ये दो जगह मिल सकती है, टेरेस्ट्रियल एल्गी, एडेकोफाइट्स जो एल्गी हैं या टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं, ये आपको दो जगह मिल सकती है, या तो सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर जो नम जगह है वहाँ पर, जो पानी वगैरह वहाँ पे, या सरफेस से नीचे, या आपको या तो सरफेस के ऊपर मिल सकती है या सरफेस के नीचे मिल सकती है। उस आधार पर इस एल्गी को जो है हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। भाई ये सरफेस है, इस सरफेस के या तो ऊपर मिल जाएगी या इसके नीचे मिल जाएगी, थोड़ी सी कुछ इंच नीचे मिल जाएगी, है ना। तो इस आधार पर इस एल्गी को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे सर। सरफेस पे हैं या सरफेस से नीचे हैं। अगर सरफेस पे हैं देन इसे क्या बोलेंगे, सेपोफाइट्स, और अगर सरफेस से नीचे हैं देन इससे बोलेंगे क्रिप्टोफाइट्स। ठीक है, समझना। जो सरफेस के ऊपर है उसका एग्जांपल की बात अगर कर रहे हैं तो औचेरिया है, औचेरिया है, इसके अलावा ओडोगोनियम, सॉरी ओडोगोनियम नहीं, ओडोक्लेडियम,
ऑर्किडोक्लेडियम है, ठीक है। और जो क्रिप्टोफाइट्स है यानी कि जो सरफेस से नीचे हैं, उसके एग्जाम्पल की बात करें तो नोस्टॉक है, एनाबिना है, नोस्टॉक है, एनाबिना है। सुनना, ये जो नोस्टॉक और एनाबिना ये सरफेस से नीचे हैं और जो सरफेस से ऊपर है वो ऑक्सीरिया है, ओइडोगोनियम है। ये नोस्टॉक और एनाबिना क्या करता है पता है आपको? ये नाइट्रोजन, जो एनवायरमेंट की जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन लेकर उसको नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके प्लांट्स को उसके यूज करें उस फॉर्म में अवेलेबल करवाते हैं। तो ये क्या करेंगे, उस प्लांट्स के रूट्स के साथ सरफेस से कुछ इंच नीचे तक रहते हैं, है ना। तो अब ये एल्गी सरफेस के ऊपर है तो इसको सेपोफाइट्स बोलेंगे, और सरफेस से नीचे है तो इसको क्या बोलेंगे, क्रिप्टोफाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिप्टोफाइट्स बोलेंगे। हालांकि कुछ एल्गी ऐसे भी हैं जो ये बड़े बड़े प्लांट के स्टेम के ऊपर भी आपको मिलती हैं, जो कि ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर जल, नमी से जो जल लेकर अपना भोजन बनाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हटाने का काम करती है। इस प्रकार के एल्गी का अगर हम लोग एग्जांपल देखें जो तने के ऊपर वगैरह मिलती हैं तो प्रोटोकोकस है, प्रोटोकोकस है ना, प्रोटोकोकस है। ये क्या कहाँ मिलेगी आपको? ये जो पेड़ पौधे का जो तना है उसका नमी वाला जो पानी जिसके आ रहा है वहाँ पर भी ये मिलती है। कुछ एल्गी ऐसे भी मिलती हैं। तो आज हमने एक्वाटिक वाली एल्गी देख ली और दूसरी उसके साथ में टेरेस्ट्रियल वाली एल्गी देखी। देखो शुरुआत से हमने क्या देखा आज? सबसे पहले हमने जो है बात की, हमने जो जेएनयू, जयनान व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर है, उसका जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट किया है हमने। और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर टॉपिक है एल्गी। तो हमने एल्गी की बात की, ठीक है। तो एल्गी के अंदर हमने क्या बात की कि एल्गी का मतलब ये एक यूनानी भाषा का शब्द है फाइकोस, जो इससे सिमिलर है, इसका सिमिलर शब्द है एल्गा, है ना, इससे सिमिलर है फाइकोस, जिसका मतलब है सीवीड, समुद्री खरपतवार। मतलब एल्गी या शैवाल का मतलब होता है समुद्री खरपतवार। फिर इसके फादर देखे, एल्गी का फादर कौन था? एपी बोलो फ्रिस्ट। और जो इंडियन फादर कौन है इसके फाइकोलॉजी के इंडियन फादर कौन है? ओपी आयंगर। फाइकोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद एल्गी, या द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी डील्स विद एल्गी, या विज्ञान, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी एल्कोलॉजी कहलाती है। उसके बाद जो हमने क्या बात की, एल्गी के कुछ कैरेक्टर देखे। तो एल्गी कैसी है? क्लोरोफिलस है यानी कि प्रकाश संश्लेषी है। उसके बाद ऑटोट्रोपिक है, मतलब खुद का भोजन खुद बनाती है, स्वपोषी है। और उसके बाद नॉन वेस्कुलर है, मतलब ये असंवहनीय। असंवहनीय मतलब इसके अंदर नॉन वेस्कुलर का मतलब वेस्कुलर टिश्यू नहीं मिलेंगे। वेस्कुलर टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही एब्सेंट होते हैं, नहीं मिलते हैं ना। उसके बाद हमने बात की इसका शरीर जो थैलोफाइटा होता है, ये जो थैलोफाइटा के अंदर थैलोफाइट्स है, इसका शरीर जो थैलस होता है, ये थैलोफाइट्स के कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि इसका शरीर जो जड़ तना पत्ती के अंदर विभेदित नहीं होता, इसलिए थैलस टाइप का शरीर ये थैलोफाइट्स के अंतर्गत आएंगे। फिर प्लांट्स का हमने दो भागों में क्लासिफिकेशन देखा, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के अंदर हमने ऐसे भी पादप को रखा जिनमें बीज नहीं बनते, जिसमें स्पोर बनते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन स्पोर की हेल्प से होता है। और फेनेरोगैम्स में बीज बनते हैं। क्रिप्टोगैम्स के अंदर हमने थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरोफाइट रखे, और फेनेरोगैम्स के अंदर हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म रखे, ठीक है। फिर थैलोफाइट्स को हमने दो भागों में क्लासिफाई किया, एल्गी और फंजाई, और हमने यहाँ से एल्गी लिया, उस एल्गी की स्टडी की। फिर हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर देखे सबसे पहले, कि एल्गी आपको सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोपिक भी मिल सकती है, यूनिसेलुलर भी मिल सकती है, मल्टीसेलुलर भी मिल सकती है। उसके आवास की बात करें, आवास के तीन प्रकार का होता है, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और अनयूजुअल, लेकिन मुख्य रूप से एक्वाटिक आवास के अंदर मिलती है। फिर उसकी बॉडी की बात करें, हमें पता है इसका बॉडी सुकाएगा, थैलोइड प्रकार का होता है, मतलब वास्तविक जड़ तना पत्ती यानी ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स का अभाव होता है। उसके बाद हमने बात की इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू कंप्लीटली एब्सेंट होता है, मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेगा। मैकेनिकल टिश्यू भी इसके अंदर एब्सेंट होता है। इसके एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद हमने बात की इसके अंदर जो फूड जो स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो इसका जनन अंग है, वो जनन अंग या तो यूनिसेलुलर होगा, और अगर यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब या तो एक कोशिका का बना हुआ जनन अंग होगा, और अगर एक कोशिका का बना हुआ जनन अंग नहीं और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है तो सारी कोशिकाएं युग्मक का निर्माण करती हैं या बीजाणुधानी का निर्माण करती हैं, स्पोरेंजियम का निर्माण करती हैं। लेकिन इसका अपवाद कारा है, डिटेल में कारा पढ़ने वाले हैं, हमारा सिलेबस के अंदर है। फिर बात की थी हमने रिप्रोडक्शन या जनन की, तो एल्गी के अंदर तीन प्रकार का जनन या रिप्रोडक्शन हमें मिलता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन।
ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है, सलियन होता है, नर और मादा युग्मकों का मिलन होता है, उसे बोलते हैं सलियन। उसके बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट के अंदर इसमें डायरेक्ट जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता और जाइगोट में मियोसिस हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। तो जाइगोट में होने वाले मियोसिस, जाइगोट यानी युग्मनज, उसमें होने वाले मियोसिस को बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। तो ड्यू टू जाइगोटिक मियोसिस इसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता, भ्रूण नहीं बनता एल्गी के अंदर। फिर आवास को हमने डिटेल में देखा, 3 प्रकार के आवास थे, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एंड अनयूजुअल। इसमें से 2 सबसे पहले हमने दिया था एक्वाटिक। एक्वाटिक के अंदर हमने सबसे पहले बात की थी, ये 2 भागों में बटा, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर। फ्रेश वाटर मतलब स्वच्छ जलीय आवास, मराइन वाटर मतलब लवणीय जलीय वाला आवास। सो फ्रेश वाटर के अंदर हमने एग्जाम्पल लिखा था पॉन्ड्स, यानी तालाब, पूल्स, लेक, झील, रिवर्स, नदी, है ना। मराइन वाटर में जो लवणीय पानी होता है समुद्र का, वो देखिए। तो फ्रेश वाटर है, अब इसको भी 2 भागों में बांटा। फ्रेश वाटर आवास को हमने 2 भागों में बांटा। एक जो रनिंग वाटर यानी जो नदी में पानी चल रहा है वो, तो रनिंग वाटर के अंदर जो पाई जाने वाले एल्गी, उसका एग्जांपल हमने देखा ओडोगोनियम है, कारा है, ये एग्जांपल देखा। और दूसरा स्टैग्नेंट वाटर मतलब जो स्थिर ठहरा हुआ पानी है, उसके अंदर पाई जाने वाली एल्गी, इसमें क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा हमने देखा था एग्जाम्पल के रूप में। उसके बाद हमने बात की थी मराइन फॉर्म। मराइन फॉर्म के अंदर हम देखा, इसको तो कुछ इसके एग्जाम्पल जो फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर हैं। फियोफाइसी के मेंबर में एग्जाम्पल हमने बात की थी, इसमें एक्टोकार्पस, सार्गेसम, फ्यूगस वगैरह इसमें मिल जाएंगे। और रोडोफाइसी के अंदर पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। फिर मराइन वाटर फॉर्म जो, इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। ये एक तो प्री फ्लोटिंग और दूसरे जो अटैच्ड थे, है ना। तो फ्री फ्लोटिंग मतलब जो मुक्त रूप से तैरे, उसको हमने देखा। तो इस क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरो वगैरह जो अटैच है किसी सबस्ट्रेटस से, किसी डिस्क की सहायता से अटैच है, उस डिस्क को बोला था होल्ड फास्ट। और इसके अंदर हमने एग्जांपल देखा था ओडोगोनियम इलोट्रिक्स। उसके बाद हमने कहा था कि जो एल्गी है, बहुत सारे एल्गी सिमिलर फॉर्म मिलकर वाटर की सरफेस पे फैल जाती है पूरी, से बोलते हैं कॉलोनी। और जो पूरी फैली हुई इस वाटर, इसको बोलते हैं वाटर ब्लूम या फाइटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कुछ एल्गी, इसमें 2 प्रकार की एल्गी होती है। कुछ एल्गी ऐसी जो जीवन की शुरुआत अवस्था से मुक्त रूप से तैरती रहती है, यूप्लैंक्टोफाइट्स। और कुछ एल्गी ऐसी थी जो जीवन की शुरुआत अवस्था में किसी बेस से अटैच थी और बाद में जो फ्री होकर वो सरफेस के ऊपर फैल गई, वाटर ब्लूम बना दिया, उसे बोला टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स। इसको 2 भागों में क्लासीफाई किया। फिर यूप्लैंक्टोफाइट्स का हमने एग्जांपल देखे थे, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वक्स वगैरह। और जो टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स है उसके एग्जांपल हमने देखा था, सम स्पीशीज स्पाइरोगायरा, ओडोगोनियम एंड नोस्टॉक वगैरह देखा था हमने। उसके बाद हमने बात की थी फाइटोबैंथोस। फाइटोबैंथोस हमने कहा था जो एक्वाटिक एल्गी है, उसकी जो एज पे जो चट्टाने वगैरह रॉक्स हैं, उस रॉक्स के ऊपर जो एल्गी मिलती है, उस एल्गी को हम क्या बोलते हैं, फाइटोबैंथोस। फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी को हमने 2 भागों में क्लासीफाई किया था। एक तो सेपोफाइट्स और दूसरा क्रिप्टोफाइट्स। सेपोफाइट्स मतलब जो सरफेस के ऊपर रहती है, ठीक है। उसके अंदर हमने एग्जांपल देखा था वाउसीरियन, ओडोगोनियम। और जो क्रिप्टोफाइट्स मतलब जो सरफेस से नीचे रहती है, कुछ नीचे से नोस्टॉक है, एनाबिना है, ये दूसरे पादप की जड़ के साथ सिम्बायोसिस अवस्था में या दूसरे पादपों की जड़ के साथ रहती है। और वहां पे ये एनवायरमेंट की जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके उसको वो नाइट्रोजन अवेलेबल करवाती हैं पौधों को। इसके बाद में हमने कहा था कि कुछ एल्गी ऐसे जो प्लांट, बड़े बड़े प्लांट्स के जो तना है इस टाइम में, उसके ऊपर भी मिलती है, जिसका एग्जांपल हमने देखा था प्रोटोकोकस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अगला टॉपिक हम जो है अनयूजुअल फॉर्म, जो हैबिटेट है, अनयूजुअल हैबिटेट्स है, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स, वो डिटेल में पढ़ने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आने का टाइम फिक्स नहीं है, जब भी वीडियो आएगा आपको 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अगर आपको जल्दी वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक भी साथ में करना है, ठीक है। मिलते हैं